लोग स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन को पढ़ेंगे। तो शुक्र जनन को समझने के लिए वृषण की संरचना को समझना बहुत आवश्यक है। आइए समझें। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को समझने के लिए वृषण की संरचना को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जो वृषण होते हैं, इनमें वृषण में इस तरह के ये बने हुए हैं आपके, ये इस तरह से वृषण में इस तरह के 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं टेस्टिकुलर लाव्यूल। इन कंपार्टमेंट को हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लाव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? इन कंपार्टमेंट को हम लोग टेस्टिकुलर लाव्यूल कहते हैं। एक से चार शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। तो ये जो टेस्टिकुलर लाव्यूल होते हैं ये 250 होते हैं, और इन्हीं के अंदर यानी एक टेस्टिकुलर लाव्यूल में क्या होता है, 1 से 4 शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। शुक्रजनक नलिकाएं जो होती हैं वो इस तरह से होती हैं। अगर हम उनको काट देंगे तो हमें इस तरह का गोल स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं। शुक्रजनक नलिका को काटने पर हमें इस तरह का स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, 1 से 4 शुक्रजनक नलिका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं प्रत्येक कंपार्टमेंट, और कंपार्टमेंट कितने होते हैं? 250 होते हैं। और जब हम शुक्रजनक नलिका को काट देते हैं, बताया था लंबी सी नलिका होगी, अगर काटेंगे तो हमको गोल स्ट्रक्चर नजर आएगा। और जब गोल स्ट्रक्चर नजर आएगा तो उसमें हमको 2 तरह की संरचना देखने को मिलेगी। एक संरचना गोल होगी इस तरह से, और कुछ संरचनाएं क्या होंगी? क्रॉस में होंगी। क्या होंगी? क्रॉस में होंगी। कुछ इस तरह से गोल होंगी और कुछ क्या होंगी? क्रॉस में होंगी। जो आपकी गोल होंगी उनको हम लोग शुक्रजन कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे? ये तो इनको शुक्रजन कोशिका हम लोग बोलेंगे। इनको हम लोग शुक्रजन कोशिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शुक्रजन कोशिका। और क्रॉस वाली को हम लोग क्या कहेंगे? शुक्रजन नलिका को काटने पर 2 प्रकार की कोशिकाएं मिलेंगी। उसको एक इस तरह से, एक को शुक्रजन कोशिका कहेंगे और एक को सर्टोली कोशिका कहेंगे। और जो क्रॉस होगी इसको सर्टोली कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्टोली कोशिका। ये देखिए, शुक्रजन नलिका को काटने पर हमको 2 संरचनाएं मिली, एक गोल जिसको शुक्रजन कोशिका और एक क्रॉस जिसको सर्टोली कोशिका। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को समझने के लिए हम लोग वृषण की संरचना को देखेंगे। वृषण की संरचना इस तरह से होती है, और वृषण के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं, और उन्हीं कंपार्टमेंट्स में 1 से 4 शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। और उन्हीं कंपार्टमेंट में 1 से 4 शुक्रजनक नलिकाएं कितनी होती हैं? 1 से 4 होती हैं। कितनी? 1 से 4। और शुक्रजनक नलिकाएं इस तरह से होती हैं। जब हम इसको काट देते हैं तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, और ऐसा स्ट्रक्चर मिलने पर शुक्रजन कोशिका में हमको 2 प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। एक को शुक्रजन कोशिका कहेंगे, एक को सर्टोली कोशिका कहेंगे। अब आइए आगे देखते हैं, समझते हुए चलेंगे। फिर इसके अलावा शुक्रजन नलिका में एक और प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिसे कहते हैं अंतराली कोशिका। इनके अलावा एक और कोशिका पाई जाएगी शुक्रजन कोशिका में। इसके अलावा शुक्रजन नलिका में ये 2 के अलावा एक और जो यहाँ पर नामांकन नहीं किया गया उसका, इसके अलावा शुक्रजन नलिका में एक और प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिसे कहते हैं अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका हार्मोन स्रावण करती है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन शुक्राणुजन को प्रेरित करता है। शुक्राणुओं का निर्माण वृषण के शुक्रजन नलिका में होता है। अब हम देखेंगे कि शुक्रजन कोशिका में शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है। आइए देखते हैं कि शुक्रजन नलिका में शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होगा। अब हम इसको समझेंगे कि अब हम देखेंगे कि शुक्रजन कोशिका में शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है। कोशिका बनेगी, उसके अंदर शुक्राणु कैसे बनेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले समसूत्री विभाजन होगा। शुक्रजन कोशिका में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन होने के बाद 2n से समसूत्री विभाजन होगा। तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं। यहाँ समसूत्री विभाजन हुआ, फिर एक कोशिका से ये 2 बनी, एक इधर की तरफ निकली, एक इधर की तरफ निकली। तो जब
दो कोशिकाएं बन गई तो अर्धसूत्री फेज 1, अर्धसूत्री फेज 1 का अर्धसूत्री विभाजन होगा फेज 1। तो फिर क्या होगा, अर्धसूत्री से 4 कोशिकाएं बनेंगी। एक आपकी ये इधर एक ये बनी, एक से 2 बनी, फिर एक ये बनी, एक से 2 बनी, 2 2 4 हो गई। फिर अर्धसूत्री 1 हुआ, फिर अर्धसूत्री सेकंड हुआ, फिर स्पर्म का निर्माण होगा। तो शुक्रजन कोशिका में समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन के बाद फिर क्या होगा, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड बनेगा। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड बनने के बाद अर्धसूत्री फेज 1 होगा। फिर क्या होगा, जब अर्धसूत्री फेज 1 होगा तो क्या होगा, द्वितीयक शुक्रजन कोशिका बनेगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड बनेगी। फिर से ऊपर से देखिए, शुक्रजन कोशिका में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री से 1 से 2 कोशिकाएं बनेंगी, ये देखिए एक ये बनी, एक ये बनी, 2 कोशिकाएं बन गई। तो जब समसूत्री विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन के बाद अर्धसूत्री विभाजन पार्ट 1 होगा, तो प्राथमिक शुक्रजन कोशिका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड बनेगी। फिर उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन फेज सेकंड होगा, उसमें द्वितीयक शुक्रजन कोशिका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड बनेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, शुक्राणु प्रसु बनेगा, स्पर्मेटिड बनेगा, स्पर्मेटिड बनेगा। स्पर्मेटिड बनने के बाद इस तरह से शुक्राणुओं का क्या होगा, निर्माण होगा। शुक्राणु यानी स्पर्म बनेंगे, इन्हीं को नर युग्मक कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस था आपका शुक्रजन कोशिका में, किस तरह से शुक्राणु बनेंगे। अब इसके आगे हम फिर थोड़ा सा समझेंगे। अब हम इसको दूसरी तरह से भी समझेंगे, शुक्रजन कोशिका स्पर्मेटोगोनिया। तो शुक्रजन कोशिका यानी स्पर्मेटोगोनिया, इसमें 2n यानी जो हमारे अंदर गुणसूत्र होते हैं वो 46 होते हैं। तो 2n का मतलब होता है 46/2 इज इक्वल टू 2 to the 4 2 यानी 23 जोड़ी। कितनी? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। समझाने के लिए है, हमारे अंदर गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 23 जोड़ी, 23 दूनी 46 यानी कि तो 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे। तो 2n समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन में 1 से 2 कोशिकाएं बनेंगी। और फिर उसके बाद 2n जब समसूत्री विभाजन होगा तो प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका, प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड होगा। उसी में अर्धसूत्री फेज 1 होगा। और 2 अलग अलग यहाँ पर 1 से 4 बनेगी, 2 ये 4 यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकली 1 2 3 और यहाँ से निकली 1 2 3। तो अर्धसूत्री फर्स्ट में क्या होगा, द्वितीयक शुक्रजन कोशिका बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, इंग्लिश में लिखा नहीं है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। फिर उसके बाद यहाँ पर ये 2n अलग हो जाएंगे, स्पर्मेटिड शुक्राणु बनेंगे। फिर शुक्राणु प्रसु बनेंगे, स्पर्मेटिड शुक्राणु प्रसु से शुक्राणुओं का निर्माण होगा। ये इस तरह से ये फिगर बनेगा। तो वो फिगर भी बना सकते हो, ये फिगर भी बना सकते हो। इसके बाद क्या होगा, अब हम पढ़ेंगे एक परिपक्व शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया 13 से 14 वर्ष में शुरू हो जाती है। जब बच्चा 13 से 14 साल का हो जाता है तो उसके अंतर्गत शुक्राणु जनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हार्मोन GnRH गोनेटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होता है, जिससे शुक्राणुओं का निर्माण 13 से 14 साल में होता है। ये हार्मोन अत्यधिक मात्रा में रिलीज करता है और अगर पीयूष ग्रंथि पर वर्क करता है और अग्र पीयूष ग्रंथि को उत्तेजित करता है। ये GnRH गोनेटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है। ये हार्मोन अत्यधिक मात्रा में रिलीज करता है और ये अग्र पीयूष ग्रंथि पर वर्क करता है और अग्र पीयूष ग्रंथि को उत्तेजित करता है। और इसी में LH और SH पाए जाएंगे। लीडिंग हार्मोन और लीडिंग हार्मोन जो लीडिंग कोशिका को उत्तेजित करेगा, टेस्टोस्टेरोन, यही शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है और शुक्राणु निर्माण शुरू हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग शुक्राणु स्पर्म की संरचना को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं स्पर्म की संरचना को अब हम लोग पढ़ेंगे। अब ये शुक्राणु स्पर्म की संरचना है। जो बना हुआ परिपक्व जो शुक्राणु होता है वो देखने में इस
तरह से होता है, जो बनकर तैयार होता है। ये इसको एक्रोसोम इसको कहेंगे। ये गोल गोल इसके अंदर जो होता है ये न्यूक्लियस होता है। इस पार्ट को हेड यानी शीर्ष कहेंगे, इस पार्ट को मिडिल पीस कहेंगे, और इस मध्य वाले पार्ट में मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया 10 से 14 पाए जाएंगे। और यहाँ से लगा करके ये यहाँ तक ये टेल इसकी पूंछ होती है। इस पूंछ की वजह से ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, गति करती हैं और अंडे तक की गति करके ये जाती हैं। तो एक्रोसोम क्या होता है, एक्रोसोम जो होता है ये केमिकल का, एक्रोसोम का काम होता है ये केमिकल का श्रावण करती हैं। जो अंडाणु के बाहर लेयर होती है जोना पेलुसुडा, उसको भेद कर, उसको छिद्र करके उसके अंदर प्रवेश करती हैं, प्रवेश कर जाता है स्पर्म एक्रोसोम की वजह से, क्योंकि ये श्रावण केमिकल का श्रावण करती है। जो अंडाणु के बाहर की लेयर कौन सी होती है, जोना पेलुसुडा, जो अंडाणु होता है उसके बाहर एक लेयर होती है जोना पेलुसुडा, उसको भेद कर उसके अंदर ये स्पर्म प्रवेश कर जाता है अंडे के अंदर, उस लेयर को भेद करके एक्रोसोम की वजह से, क्योंकि ये केमिकल का श्रावण करती है। अगले पार्ट में हम oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis यानी अंडाणु के बारे में पढ़ेंगे और इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। ये हेड पार्ट होता है, एक्रोसोम का काम मैंने बता दिया। ये न्यूक्लियस यहाँ पाया जाता है, ये न्यूक्लियस यहाँ पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं कि एनर्जी प्रदान करते हैं एटीपी के रूप में। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी प्रदान करना स्पर्म को। जो 10 से 14 होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वो क्या करते हैं, स्पर्म को यानी शुक्राणु को एनर्जी प्रदान करते हैं। और ये आपका टेल है, ये टेल से क्या करते हैं, ये गति करती हैं। और ये मिडिल पीस मध्य भाग है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये हेड है और हेड है इसके में क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम एक्रोसोम, इसका काम जोना पेलुसुडा को भेद कर उसके अंदर स्पर्म प्रवेश करना। उसके बाद ये मिडिल पीस, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ये एनर्जी प्रदान करता है। फिर उसके बाद टेल, ये क्या करता है, ये मूवमेंट में, गति में सहायता करता है। इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा पार्ट आपका खत्म हो गया है। अब हम अगले पार्ट में oogenesis, अंडाणु का निर्माण कैसे होता है, उसको पढ़ेंगे।